हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम लोग अभी इस लेक्चर में, आज के इस लेक्चर में एसएचएम का एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। कौन सा टॉपिक कवर करेंगे बाबू? कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। हम लोग ये तो पढ़ लेते हैं और ये पढ़ते हैं कि किसी पार्टिकल को किसी पोजीशन पे अगर एसएचएम दिया जाए, एसएचएम का कोई फोर्स दिया जाए जो एसएचएम करा सके, है ना, तो किस तरह से अपना कार्यक्रम करता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि मान लो एक ही पार्टिकल को एक ही टाइम पे अगर दो दो एसएचएम कराने वाला फोर्स अप्लाई किया जाए तो आखिर वो किस तरह का एसएचएम फॉलो करेगा। तो देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम मतलब एक ही साथ दो या दो से ज्यादा एसएचएम दिया जाए, एक ही साथ दो या दो से ज्यादा एसएचएम दिया जाए, है ना। तो इसे हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक होगा क्या बाबू, जब दोनों एसएचएम सेम डायरेक्शन में होने की दोनों एसएचएम सेम डायरेक्शन में करें। मतलब एक एसएचएम अगर एक्स डायरेक्शन में होना चाहे तो दूसरा एसएचएम भी एक्स डायरेक्शन में ही होना चाहे। तो देखो, फॉर सेम डायरेक्शन, अभी हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे बाबू? फॉर सेम डायरेक्शन मतलब दोनों जो फोर्स एक्ट होगा पार्टिकल पे एसएचएम कराने के लिए, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में एसएचएम कराना चाह रहा है। ठीक है बाबू, तो याद देखो, मान लो दो एसएचएम इस तरह से बाबू, दोनों फोर्स की वजह से, एक मान लो F1 फोर्स है और एक मान लो F2 फोर्स है। F1 की वजह से एक एसएचएम होना चाह रहा है और F2 की वजह से एक एसएचएम होना चाह रहा है। अब दोनों एक साथ अगर करना चाहे तो क्या करेगा? तो मान लेते हैं कि पहला जो फोर्स है उसके कारण से अगर एसएचएम होना चाह रहा है x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। ये भी एक बात है बाबू, फॉर सेम डायरेक्शन, और फ्रीक्वेंसी भी क्या ले रहे हैं? सेम। दोनों एसएचएम का फ्रीक्वेंसी क्या ले रहे हैं बाबू? सेम फ्रीक्वेंसी, सेम। तो मान लो पहला जो एसएचएम है वो x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और जो दूसरा एसएचएम है वो मान लो x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। मतलब दोनों एसएचएम का फेज डिफरेंस क्या है बाबू? फाई नॉट। फेज डिफरेंस क्या हो गया? फाई नॉट। अच्छा, x1 x2 क्या है बाबू? अगर हम लोग F1 फोर्स अप्लाई किए होते तो पार्टिकल उसके कारण से किसी टाइम t पे कौन से पोजीशन पे होना चाहता? x1 पे। अगर हम लोग सिर्फ F2 अप्लाई करते, x1 नहीं अप्लाई करते, सिर्फ क्या अप्लाई करते? F2, उसकी वजह से पार्टिकल t टाइम पे कहां होना चाहता? x2 पे। अब हमने क्या करा? दोनों फोर्स को एक साथ अप्लाई कर दिया, तो अब बेचारा वो x1 पे रहना चाहेगा, x2 पे रहना चाहेगा, या कहां रहना चाहेगा, है ना। तो अगर हम लोग नेट एसएचएम की बात करें, नेट पोजीशन की बात करें, तो वो हम लोग यहां से लिखते हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कोई एक सेकंड पे अगर बात करें तो एक सेकंड पर तो t का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x1 कुछ मिलेगा, यहां t का वैल्यू 1 सेकंड पुट करेंगे x2 कुछ मिलेगा। अब मान लो x1 का वैल्यू मिला 3 और x2 का वैल्यू मिला 4, तो दोनों एक साथ अप्लाई करेंगे तो कहां पे होना चाहेगा बाबू? 3 प्लस 4 पे, मतलब कहां पे रहेगा? 7 पे। एक साथ अप्लाई होगा, एक साथ एसएचएम होगा तो कहां पे नजर आएगा? 7 पे। अगर मान लो 2 सेकंड पे x1 का वैल्यू मिला 4 और उसी 2 सेकंड पे x2 का वैल्यू मिला 3, या मान लो -3, क्या मिला? -3। 2 सेकंड पे x1 का वैल्यू मिला 4 और x2 का वैल्यू मिला 2 सेकंड पे -3, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बाबू? 4 और -3 ऐड होगा तो 1 बचेगा। मतलब अलग अलग होने पे 4 और -3 पे होता, लेकिन एक साथ अप्लाई होने पे, एक साथ एसएचएम अगर कराया जाए तो बेचारा वो पार्टिकल कहां पे नजर आएगा? दूसरे सेकंड पे तो 1 पे। कहां पे नजर आएगा? 1 पे। बात समझे? इस तरह से। तो x इज इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे? x1 प्लस x2 से। अगर दोनों का वैल्यू पुट करा जाए तो x1 का वैल्यू कितना है बाबू? a1 साइन ओमेगा टी प्लस x2 के जगह पर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा, ये देखो साइन ए प्लस बी है बाबू, उसको हम लोग चाहे तो ब्रेक भी कर सकते हैं, है कि नहीं? इसे अगर चाहे तो हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक किया जाए बाबू, देखो यहां ब्रेक करेंगे तो क्या मिलने वाला है अपने को? a1
साइन ओमेगा टी तो पहले से है, A1 साइन ओमेगा टी पहले से है, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन A प्लस बी को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी, ऐसा मिलेगा बाबू। अब A2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और A2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा। क्या कुछ कॉमन आएगा बाबू, क्या हम लोग के पास कुछ कॉमन मिल सकता है? तो देखो यहाँ ये वाले और ये वाले में साइन ओमेगा टी क्या मिलेगा, कॉमन। तो जहां पे कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन कर लेते हैं। तो देखो A1 साइन ओमेगा टी चूंकि कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, A1 प्लस A2 कॉस फाई नॉट और इंटू साइन ओमेगा टी प्लस A2 जो है इसमें भी मल्टीप्लाई होगा बाबू, तो उसमें मल्टीप्लाई होगा तो वहां पे क्या मिलेगा, A2 साइन फाई नॉट और इंटू कॉस ओमेगा टी, ऐसा मिलेगा बाबू। यहां पर देखो ये जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये तो कांस्टेंट है, जो फाई नॉट होता है वो तो फेज कांस्टेंट होता है बाबू, मतलब कांस्टेंट। तो A1 प्लस A2 कॉस फाई नॉट क्या है, कांस्टेंट, इसे हमने मान लिया A, क्या मान लिया A। और ये जो टर्म है ये भी तो कांस्टेंट है, इसे हमने मान लिया B। तो यहां से अपने को क्या मिला बाबू, A साइन ओमेगा टी और प्लस B कॉस ओमेगा टी, ऐसा मिल जाएगा बाबू, है कि नहीं। अच्छा, आपने अगर मैथमेटिक्स में ट्रिगो पढ़ा होगा, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी पढ़ा होगा, या बेसिक के फिजिक्स के बेसिक में भी ये सब बताया जाता है जो हम यूज करने वाले हैं। देखो A साइन ओमेगा टी प्लस B कॉस ओमेगा टी है, तो हम लोग ट्रिगो के कॉन्सेप्ट से इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा। चलो एक दो लाइन ज्यादा ही लिख देते हैं बाबू, है कि नहीं, एक दो लाइन ज्यादा लिख देते हैं। हमने क्या करा, साइन का कोफिशिएंट और कॉस का कोफिशिएंट जो है उसके स्क्वायर का सम का ओवर रूट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो यहां देखो क्या मिलेगा, A बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस B बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, है ना, ऐसा मिलेगा। देखो मेंटेन है, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होकर के फिर से यही लाइन आ जाएगा अपने को। अच्छा, ये जो टर्म है बाबू, ये टर्म है और ये टर्म, अगर हम आपको ये बोलते हैं कि हमने बोला ये जो है कॉस है, ये क्या है बाबू, कॉस, हमने इसे कॉस मान लिया और इसे साइन मान लिया, इसे कॉस मान लिया और इसे साइन। अगर इसे कॉस मानेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। और अगर आप इसे साइन मानोगे तो ये कॉस हो जाएगा। तो चलो हम इसे कॉस मान रहे हैं, कॉस अल्फा, क्या मान रहे हैं बाबू, कॉस अल्फा। तो देखो यार, देखो ये सब जो काम कर रहे हैं ना बाबू, ये सब ट्रिगो में हम लोग ऑलरेडी बहुत बार किए हुए होते हैं, तो मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, ठीक है। तो चलो इसको मैं लिखने जा रहा हूं, ये जो आप देख रहे हो बाबू, ये भी एक कांस्टेंट है, इसे हमने मान लिया A, इसे क्या बोल दिया, A कांस्टेंट है, A से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, और क्या रहेगा बाबू, ये हमने कॉस अल्फा बोला, तो ये अपने को मिलेगा, देखो कॉस अल्फा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस, ये अगर कॉस माना तो ये साइन हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस ओमेगा टी। तो यहां से क्या होगा बाबू, देखो एक फॉर्मूला सेट हो रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का, है ना। तो यहां से देखो बाबू, अपने को x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर ही तो ये सारा आ रहा है, तो x बराबर क्या मिला बाबू, a इंटू, इसे लिखेंगे साइन a प्लस बी, मतलब साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ऐसा मिल गया बाबू अपने को, है कि नहीं। यहां पर देखो ये एक SHM का इक्वेशन है, x2 वो भी क्या है, SHM का इक्वेशन है, और जो हमें x का वैल्यू जो नेट मिला सॉल्व करके वो भी क्या है बाबू, एक SHM का इक्वेशन है। जहां पे ये जो a देख रहे हो,
ये ए बराबर क्या मिला बाबू, ए बराबर क्या मिला बाबू, देखो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बराबर क्या मिला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करें, क्या करें, सॉल्व, तो ए और बी का वैल्यू देखो, ए का वैल्यू है कितना, ए का वैल्यू है a1 प्लस a2 कॉस फाई नॉट और बी का वैल्यू है a2 साइन फाई। जब इसे हम लोग पुट करेंगे बाबू तो देखो क्या मिलने वाला है, ए के जगह पर ये, तो a1 प्लस a2 कॉस फाई नॉट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स a2 साइन फाई नॉट का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा बाबू, है कि नहीं। इसे जब हम लोग ब्रेक करेंगे, इसे जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो मिलेगा कितना बाबू, जो मिलेगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जो मिलेगा वो डायरेक्ट लिख रहे हैं। आपको ध्यान होगा इस तरह का एक्सप्रेशन डेरिवेशन जो है ना, हम लोग वेक्टर का जो रिजल्टेंट पढ़ते हैं, दो वेक्टर का रिजल्टेंट, उसके मैग्नीट्यूड के कैलकुलेशन में भी ये सब कैलकुलेशन आता है, आपको ध्यान होगा। तो यहाँ देखो, जब इसे ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई नॉट प्लस 2a1 a2 कॉस फाई नॉट, है ना, और प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई नॉट। तो ये जो यहाँ जो a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई नॉट मिलेगा और इसमें जो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई नॉट मिलेगा, उसमें दोनों में a2 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा बाबू, और बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर फाई नॉट प्लस साइन स्क्वायर फाई नॉट, और उसे लिख देंगे 1। तो उसे लिखने के बाद जो फाइनली बचेगा वो अपने को ये बचेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 2a1 a2 कॉस फाई नॉट, ये मिलेगा बाबू, ऐसा। एंड दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। जैसे देखो, ये भी एक एसएचएम का इक्वेशन है, ये भी एक एसएचएम का इक्वेशन है, और ये जो मिला है ये भी एक एसएचएम का इक्वेशन जैसा आ रहा है। देखो, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट जनरल वे में होता है। तो ये भी देखो, एम्पलीट्यूड की जगह ए ओमेगा टी है ही, और फाई नॉट के जगह पर क्या मिल रहा है, अल्फा। फाई नॉट के जगह पर क्या मिल रहा है बाबू, अल्फा। तो ये जो ए मिला, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। मीन्स ये कि अगर दो एसएचएम को कंबाइन करोगे तो कंबाइन होने के बाद जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी एक एसएचएम ही फॉलो करेगा। तो अगर वो भी एक एसएचएम ही फॉलो करेगा तो उसका भी कोई एम्पलीट्यूड होना चाहिए, उसका भी कोई फेज कांस्टेंट होना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड ए जिसका वैल्यू इससे कैलकुलेट करेंगे, और फेज कांस्टेंट अल्फा जो कि अल्फा भी फाइंड करेंगे। वीडियो पॉज करें बाबू और इसे नोट करें, बहुत कुछ इसमें हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, बहुत कुछ रोमांचक होने वाला है बाबू आगे। वीडियो पॉज करें, नोट करें। गया बाबू? हाँ बाबू, यहां ध्यान दें। तो हमारे पास ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अगर हम लोग ये अल्फा फाइंड करना चाहें तो थोड़ा ध्यान दो, ये जो फॉर्मूला आ रहा है बाबू एम्पलीट्यूड का, ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये बिल्कुल एक रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता उसकी तरह है, और उसकी तरह क्या वही है। कह सकते हैं कि दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड a1 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड a2 है, और दोनों के बीच का एंगल फाई नॉट है, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो यही तो फॉर्मूला लिखेंगे, है कि नहीं। मतलब ये हुआ कि हम लोग इतना डिराइव करके जो फाइंड आउट किए हैं, इसे वेक्टर ट्रीट करके भी काम किया जा सकता है, वेक्टर ट्रीट करके भी काम किया जा सकता है। अच्छा, थोड़ा और ध्यान दो बाबू, अभी हमने इरेज कर दिया लेकिन आपके कॉपी में होगा, आपको ध्यान होगा ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू वो कितना था बाबू, a1 प्लस a2 कॉस फाई नॉट, और बी का वैल्यू कितना था बाबू, बी का वैल्यू आपको था ये a2 साइन फाई नॉट, a2 साइन फाई नॉट। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे ये अल्फा फाइंड करना चाहें, क्या फाइंड करना चाहे बाबू, अल्फा, तो अल्फा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसे वेक्टर की तरह ट्रीट करके भी काम कर सकते हैं और डेरिवेशन वाले पार्ट से भी आगे बढ़ सकते हैं बाबू। डेरिवेशन वाले पार्ट से आगे बढ़े तो क्या होगा, देखो ये और बी है, एक्चुअली हमने इरेज कर दिया, आपके कॉपी में होगा। तो देखो ए का वैल्यू इतना, बी का वैल्यू इतना, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग ये देखो, हमने साइन अल्फा माना था और कॉस अल्फा माना था, है ना,
जो कॉस अल्फा माना था हम लोगों ने जो कॉस अल्फा माना था बाबू, वो कितना था? हम लोगों ने जो कॉस अल्फा माना था उसका वैल्यू था इतना, A1 प्लस A2 कॉस फाई नॉट। और साइन अल्फा जिसे हम लोगों ने माना था, साइन अल्फा, वो कितना था बाबू? A2 साइन फाई नॉट। अब देख सकते हो, कॉपी में देख लो बाबू, आपको दिख जाएगा। जहां पर हमने कॉस अल्फा लिखा था वो इसके जगह पे लिखा था, साइन अल्फा इसके जगह पे लिखा था, आपको मिल गया होगा कॉपी में। तो अगर हमें अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है तो यहां से अगर दोनों को डिवाइड कर दें, मतलब साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। तो देखो दिस बाई दिस, दैट मीन्स A2 साइन फाई नॉट बाई A1 प्लस A2 कॉस फाई नॉट। आपको ध्यान होगा कि वेक्टर में आपने सिर्फ यही नहीं, वेक्टर जो रिजल्टेंट वगैरह पढ़ते हैं उसमें ये भी हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मूला, है कि नहीं? तो बिल्कुल इसे हम लोग एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं बाबू। वेक्टर रिलेशन, इसमें क्या करेंगे? अगर दो इक्वेशन है, जैसे देखो x1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी और x2 कितना था अपने को? A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही तो था बाबू अपने को, है ना? तो जब भी हमें दो इक्वेशन दिया रहे एसएचएम का और हमें रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड पूछे, रिजल्टेंट एसएचएम का tan अल्फा पूछे, तो डायरेक्ट हम लोग वेक्टर ट्रीट करके काम कर सकते हैं। A1 को मान लो वेक्टर और A2 को मान लो वेक्टर। ये हमने A1 को ड्रॉ कर दिया बाबू और ये हमने A2 को ड्रॉ कर दिया, और दोनों के बीच के एंगल किसे मान लो? दोनों के फेज डिफरेंस को, दोनों के बीच के फेज डिफरेंस को, जो कि यहाँ क्या है? फाई नॉट। तो मान लो ये कितना? फाई नॉट। तो इसका अगर हम लोग रिजल्टेंट डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा बाबू, है ना? यही तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए होगा, ठीक है? ध्यान देखो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो मैग्नीट्यूड लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई नॉट। और अगर हम लोग ये अल्फा मान लें तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू? tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ये रहा फॉर्मूला, वेक्टर में यही तो फॉर्मूला पढ़े थे, है ना? ये अल्फा जो है A1 के साथ है, अल्फा किसके साथ बना रहा है? A1 के साथ। ध्यान से सुनो, अभी ये सब तो डेरिवेशन चल रहा था, रोमांचक तो अब होने वाला है, शॉर्टकट वगैरह मेथड। देखो यार, ये जो अल्फा है वो A1 के साथ है। अगर ये अल्फा फाइंड करना चाहे, मतलब tan अल्फा लिखना चाहे, तो क्या लिखेगा बाबू? देखो वहां A2 साइन फाई नॉट डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 कॉस फाई नॉट। यहां अल्फा जिसके साथ होता है, ध्यान से सुनो, अल्फा जिसके साथ होता है, किसके साथ है? A1 के साथ। तो यहां उसके अपोजिट वाला होगा। अल्फा अगर A1 के साथ है तो इसके साथ यहां, मतलब ये न्यूमरेटर में है तो ये भी न्यूमरेटर में है ना? ध्यान रखने का बस तरीका बतला रहे हैं। अल्फा जिसके साथ होगा उसके साथ, अल्फा जिसके साथ होगा, किसके साथ है? A1 के साथ। तो यहां A1 नहीं लिखना है, यहां क्या लिखना है? A2। अल्फा ये जिसके साथ होगा वो यहां नहीं लिखना है, यहां कौन लिखना है? उसका उल्टा वाला, ठीक है बाबू? और न्यूमरेटर में साइन और डिनोमिनेटर में कॉस। तो ये तो एक दो बार आप वेक्टर में पढ़े हो तो आपको ये लिखने का कला भी मालूम होगा, है कि नहीं? तो tan अल्फा इज इक्वल टू A2 साइन फाई नॉट बाई A1 प्लस A2 कॉस फाई। हम वेक्टर नहीं पढ़ा रहे बाबू, हम तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम पढ़ा रहे, है कि नहीं? तो देखो, अब यहां से देखो बाबू, इसको थोड़ा नोट करें बाबू। आगे कुछ हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, आगे कुछ हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल, बहुत सारा कुछ एग्जाम्पल अच्छा होने वाला है। तो चलो नोट करो। हाँ बाबू, यहाँ ध्यान दो, अभी हम लोग एक एग्जाम्पल करने वाले हैं। देखो एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, यही तो अपने को सीखना है, मेनली इसी के लिए आपको ये लेक्चर कवर कर रहे थे। देखो यहाँ x इज इक्वल टू, एक तो ये एसएचएम है, देखो ये एक एसएचएम का इक्वेशन है। मान लो ये x1 या x2 जो भी है, x1 x2 जो भी है, जैसे देखो दो एसएचएम था ना, तो रिजल्टेंट एसएचएम का मतलब क्या? दोनों को जोड़ते थे। ये पहले से इनडायरेक्ट जोड़ कर दिया हुआ है। तो x इज इक्वल टू
एक ये SHM का इक्वेशन और एक ये, दोनों को ऑलरेडी जोड़ कर दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो एक नया SHM का इक्वेशन मिलेगा। तो वही नए SHM का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो कोई भी जो नया SHM लिखेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड मालूम होना चाहिए, है ना, और उसका फेज कांस्टेंट मालूम होना चाहिए कि अल्फा की जगह पर कितना होता है। हम लोगों ने जो डेरिवेशन करा था उसमें x इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, यही तो आया था रिजल्टेंट। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि a कितना है और अल्फा कितना है तो इसमें पुट कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा इक्वेशन रिजल्टेंट का, है कि नहीं। तो देखो जहां तक सवाल है a का, तो इसे क्या करेंगे, एक SHM ये है जिसका एम्पलीट्यूड 4 है और दूसरा SHM ये है जिसका एम्पलीट्यूड 3 है कि नहीं बाबू। तो देखो मान लो इसे हमने A1 मान लिया, इसे क्या मान लिया A1, इसे हमने क्या मान लिया बाबू A1, इसे हमने क्या मान लिया बाबू A2। तो देखो कैसे डायरेक्ट हम लोग शॉर्ट में फाइंड करेंगे, डिराइव करने की जरूरत नहीं है, उसे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है कि A प्लस B पे ब्रेक करो, है ना। तो देखो एक हमने वेक्टर मान लिया 3 मैग्नीट्यूड का और एक वेक्टर हमने मान लिया 4 मैग्नीट्यूड का, और दोनों के बीच का एंगल कितना बाबू, फेज डिफरेंस कितना लेंगे। देखो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल तो वही होगा जो फेज डिफरेंस होगा, और फेज डिफरेंस कितना है, इसमें 120 इसमें 30, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा बाबू 90, है ना। फेज डिफरेंस कितना का है 90 का, ये 120 ये 30, तो कितना आ रहा है 90। तो 90 ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ध्यान दो, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां फेज है ओमेगा टी प्लस 30, यहां पे है ओमेगा टी प्लस 120, इसके फेज से इसका फेज क्या है ज्यादा है, तो ज्यादा है तो इधर, अगर कम रहता तो इधर बनाते, ठीक है। 3 का अगर इधर है और चूंकि इसका फेज है ज्यादा तो इधर बनाएंगे, अगर कम होगा तो इधर बनाएंगे, ठीक है। तो यहां देखो 90 डिग्री, कितना डिग्री बाबू 90 डिग्री, और इसका मैग्नीट्यूड कितना 4, तो एक ये हो गया A1 के जगह पे और ये हो गया A2 के जगह पे, किसके जगह पे बाबू A2 के जगह पे। इसका रिजल्टेंट क्या लेंगे बाबू, ये हो जाएगा रिजल्टेंट A, यही कौन होगा A। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ऑब्वियस बात है 3 है ये 4 है, तो ऑब्वियस बात है कि A का वैल्यू कितना मिलेगा 5, A का वैल्यू मिलेगा 5। अच्छा तो ये तो A मिला, अल्फा कहां से लाएंगे, तो अल्फा तो ये होता है, अल्फा तो ये होता है, तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा बाबू, तो यहां से लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट मीन्स 4/3। तो यहां से अल्फा कितना मिल जाएगा बाबू 53 डिग्री। तो इक्वेशन क्या मिलेगा, हेंस इक्वेशन क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू a के जगह पे कितना, a के जगह पे कितना, a के जगह पे कितना, a के जगह पे कितना मिलेगा, a के जगह पे 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री, 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री, ऐसा लिख देंगे, है कि नहीं। अगर ऐसा लिखते हो तो ये गलत होगा, अगर ऐसा लिखते हो तो ये गलत होगा, अगर ऐसा लिखते हो तो गलत होगा। कोई सोच रहा होगा कि सर ए के जगह पर 5 पुट किए, अल्फा के जगह पर 53, तो सही तो है, गलत क्या है। पहली बात तो ये कि हमने ये रिजल्टेंट SHM का इक्वेशन नहीं लिखा है, ये जो हमने लिखा वो इसके लिए नहीं लिखा है बाबू, ये जो हमने लिखा है वो तो बस रिमाइंड करा रहे थे कि देखो वो पहले जो हम लोग डिराइव किए थे इस वाले केस में वो इतना आया था, ठीक है, वो इतना आया था। एक्चुअली लिखने का तरीका क्या है बाबू, देखो ये अल्फा किसके साथ बन रहा है A1 वाले के साथ, अल्फा किसके साथ बन रहा है A1 वाले के साथ, किसके साथ A1 वाले के साथ, और A1 कौन माने हैं A1 इसमें है। तो अगर ये देखो A1 के साथ वो अल्फा बना रहा है, A1 के साथ वो अल्फा बना रहा है, तो A1 का खुद का फेज कितना है ओमेगा टी प्लस 30, तो ये ओमेगा टी प्लस 30 जो है उसके बाद वो अल्फा बना रहा है। कहने का मतलब ये है, एक्चुअल आंसर ये होगा 5 साइन ओमेगा टी प्लस 30 तो है वो, इसमें अल्फा जोड़ेंगे मतलब इसमें 53 जोड़ेंगे, ये आंसर होगा, दिस इज राइट आंसर। हमेशा ध्यान रखना बाबू,
हम लोग अल्फा उसमें जोड़ेंगे जो छोटा वाला एंगल है। इन दोनों में छोटा कौन है? ओमेगा टी प्लस 30। तो अल्फा छोटे एंगल में जोड़ना है। और दूसरी बात एक ध्यान रखना बाबू, ये जो A1 A2 मानना है तो जिसको मन उसको नहीं, कोई तरह का कंफ्यूजन ना रहे। 100 बात की एक बात सुनो बाबू, 100 बात की एक बात, आपको A1 उसे मानना है जिसका फेज छोटा हो। A1 उसे मान लो जिसका फेज छोटा हो। A1 उसे मान लो जिसका फेज छोटा हो। तो देखो इसका फेज छोटा है तो इसे हमने A1 माना। और ये जो अल्फा होगा वो किस में ऐड करना है? छोटे वाले फेज में। अल्फा किस में ऐड करना है? छोटे वाले फेज में। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इनटू साइन ऑफ छोटा फेज प्लस अल्फा, छोटा फेज प्लस अल्फा, छोटा फेज प्लस अल्फा। A1 किसे मानना है? छोटे वाले फेज में जो एम्पलीट्यूड होगा, छोटे वाले फेज को ही A1 मानना है। ठीक है बाबू। अच्छा, वैसे इस पर और भी एग्जांपल आपको बतलाते हैं ताकि आपको हर तरह से क्लैरिटी मिल सके। देखो ये सब हम लोगों को काम होना चाहिए, सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वेव वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे तो वेव वगैरह में ये सब का काफी ज्यादा यूज होता है अच्छे अच्छे सवालों में। ठीक है बाबू, नोट करें इसे। हाँ बाबू ध्यान दें, एक और एग्जांपल लेते हैं बाबू। देखो यहां मान लो ऐसा है, x इज इक्वल टू 6 साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 6 कॉस ओमेगा टी। ऐसा है बाबू, 6 कॉस ओमेगा टी। इसका क्या करेंगे? हमें इसका रिजल्टेंट इक्वेशन लिखना है। तो देखो यहां पर ये भी एक एसएचएम है, ये भी एक एसएचएम है, लेकिन यहां तो साइन है, यहां क्या दिख रहा है बाबू? कॉस। क्या दिख रहा है बाबू? कॉस। डेरिवेशन वाले में ध्यान दो, दोनों साइन में था। डेरिवेशन वाले में ध्यान दो, दोनों साइन में था। पहले दोनों को साइन में बनाएंगे, जैसा डेरिवेशन वाले में था हम लोग गिवन इक्वेशन को भी बिल्कुल उसी की तरह पहले कन्वर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ फेज है ओमेगा टी प्लस 30, यहाँ फेज है ओमेगा टी, तो डिफरेंस कितना आ गया? 30 डिग्री। ऐसा नहीं काम करेगा बाबू, ऐसा सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो बस ध्यान से देखते जाओ। x इज इक्वल टू 6, ये तो साइन में है, कोई दिक्कत नहीं। डेरिवेशन में दोनों साइन में था, तो इसको भी कोशिश करेंगे साइन में कन्वर्ट करने का। इसको कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करें बाबू? तो ये तो ट्रिगो का गेम है। तो 6 कॉस को साइन में क्या लिख सकते हैं? तो जब साइन में कन्वर्ट करना ही है तो साइन तो लिखना ही पड़ेगा। साइन लिख दिया। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बाबू? 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी। देखो तो साइन 90 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस ओमेगा टी, तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन 90 है तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसको इतना लिख सकते हैं तो इसको इतना लिख सकते हैं। तो दोनों साइन में होना चाहिए, अगर नहीं है तो पहले साइन में कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा अब देखो बाबू, अब यहां पर आप देख सकते हो इसका फेज छोटा है और इसका फेज बड़ा है, तो इसको मान लेंगे A1 और इसको मान लेंगे A2। हालांकि यहां पर आप किसी को भी मानते तो दोनों तो 6 ही है, लेकिन फिर भी नियम तोड़ना नहीं है, नियम तोड़ना नहीं है। छोटे वाले को A1, बड़े वाले को A2। ठीक है बाबू। अच्छा तो यहां पर क्या हो जाएगा बाबू? डायग्राम बनाएंगे तो ये हो गया A1 बराबर 6 और दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा? फेज डिफरेंस कितना है? 90 और यहाँ 30, तो 60 आ जाएगा बाबू। फेज डिफरेंस 60 आ जाएगा। तो ये हो गया A2 जिसका वैल्यू भी 6। और रिजल्टेंट की अगर बात करें तो रिजल्टेंट तो इस तरह से रहेगा बाबू, ये हो जाएगा रिजल्टेंट, है ना। और ये टोटल एंगल कितना? 60 डिग्री। टोटल कितना होगा? 60 डिग्री। तो यहाँ पर A का वैल्यू कितना फाइंड करेगा बाबू? अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव नॉट। तो A1 स्क्वायर मतलब 36, A2 स्क्वायर मतलब 36 प्लस 2A1 A2 मतलब 72 और इनटू cos 60। cos 60 1/2, तो ये फिर से 36 1/2 होगा तो ये 36 हो जाएगा, है ना। तो 36 को कॉमन करेंगे तो 6√3 हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा। तो A का वैल्यू इतना मिला और ये अल्फा, तो अल्फा कितना होगा बाबू? 30 डिग्री। क्योंकि देखो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, तो बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू होगा 30 डिग्री। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? हेंस इक्वेशन x इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो देख A के जगह पर 6√3, A के जगह पे 6√3
इनटू साइन। क्या हमने ओमेगा टी प्लस अल्फा सिखाया? नहीं। डेरिवेशन में आया जरूर था, डेरिवेशन में आया जरूर था ओमेगा टी प्लस अल्फा, बट ध्यान दो वो ओमेगा टी छोटे वाला फेज था। ओमेगा टी क्या था? छोटा वाला फेज था, है कि नहीं? तो छोटा फेज प्लस अल्फा होता है, तो छोटा फेज तो ये है। तो ओमेगा टी प्लस 30 और प्लस अल्फा, अल्फा भी कितना है? 30। तो ये हो जाएगा बाबू। और भी एक लाइन लिख दो, x इज इक्वल टू 6√3 साइन ओमेगा टी प्लस 60। ये हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है। अच्छा, और देखो बाबू, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसे नोट करो, पूरा इरेज करने जा रहे हैं बाबू, पूरा इरेज करने जा रहे हैं टोटल। हाँ बाबू, आप लोग एक पॉइंट भी नोट कर लो, आप इस तरह से एक लिख लो, A1 उसे मानना है, दिमाग में गांठ बांध लो, दिमाग में गांठ बांध लो, नोट भी कर लो। A1 उसे मानना है जिसका फेज छोटा हो, A1 उसे मानना है जिसका फेज छोटा हो। दूसरा पॉइंट बना सकते हो कि अल्फा छोटे फेज में जोड़ना है, मतलब ऐसा देखो, इक्वेशन जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट इक्वेशन जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, x इज इक्वल टू ए आर स्टैंड्स फॉर रिजल्टेंट, आर स्टैंड्स फॉर रिजल्टेंट, तो x इज इक्वल टू ए आर साइन अ स्मॉलर फेज, साइन ऑफ अ स्मॉलर फेज प्लस अल्फा, अ स्मॉलर फेज प्लस अल्फा। अच्छा, और भी एक दो क्वेश्चन करते हैं बाबू, और भी एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो, मान लो हमने बोला x इज इक्वल टू ए नहीं, मतलब x इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, ऐसा है बाबू, माइनस 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30, मान लो ऐसा बोल दिया, इस तरह का दिया हुआ बाबू। अब इसका रिजल्टेंट SHM का इक्वेशन हमें लिखना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे बाबू, अपने को क्या करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ देखो माइनस में है, आप डेरिवेशन में जाकर देखो, जो डेरिवेशन हमने कराया था उसमें दोनों प्लस में था, दोनों क्या था? प्लस में था, प्लस में था, प्लस में था। तो इसको प्लस में करेंगे, ये माइनस में जो है ना बाबू, इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, और दोनों साइन में भी रहना चाहिए, प्लस में भी करना है और दोनों साइन में भी रहना चाहिए। तो ये तो साइन में है, तो इसे तो रहने दो, इसे रहने दो, प्लस 4 साइन, क्या करना पड़ेगा? 180 जोड़ना पड़ेगा, 180 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर इसमें 180 जोड़ देंगे तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू, है कि नहीं? साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा को मतलब 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो 4 साइन ओमेगा टी प्लस 210 डिग्री हो जाएगा बाबू। 180 जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा। अब देखो प्लस में भी है दोनों, है कि नहीं? अच्छा, ये हो गया छोटा फेज और ये हो गया बड़ा फेज, तो ये हो गया A1 और ये हो गया A2। और फेज डिफरेंस कितना हो गया बाबू? फेज डिफरेंस कितना हो गया बाबू? 210 माइनस 60, 210 माइनस 60 कितना आ जाएगा बाबू? 150 डिग्री। 210 माइनस 60 करेंगे तो 150 डिग्री, ऐसा। तो देखो ये हो गया A1 जिसका वैल्यू है 3, और 150 का मतलब इधर हो जाएगा 150, ये कितना? 150 डिग्री, और ये कितना? 4, A2 बराबर 4। तो रिजल्टेंट की अगर बात करें तो रिजल्टेंट तो ऐसा होगा बाबू, रिजल्टेंट तो ये हो जाएगा बाबू AR रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिखेंगे कितना? तो अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2AB, AB मतलब 3 into 4 12 into cos of 150, cos of 150। तो cos 150 को लिख सकते हैं cos 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 मतलब माइनस cos 30, तो माइनस cos 30 मतलब √3/2, √3/2 ऐसा हो जाएगा बाबू, है कि नहीं? cos 150 को क्या लिखेंगे? 180 माइनस 30, तो cos 180 माइनस 30 को माइनस cos 30, तो माइनस का माइनस और cos 30 √3/2। तो
तो यहाँ देखो ये 2 और ये 2 गया काम से, 16 और 9 25 और माइनस 12√3, मतलब ये कितना है बाबू, √25 माइनस 12√3, ये आ गया AR, ये आ गया AR। और अगर हम लोग tan अल्फा की बात करें, tan अल्फा की बात, मेनली हमें चाहिए क्या, इक्वेशन लिखने के लिए मेनली चाहिए क्या, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और अल्फा चाहिए, है कि नहीं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू, अल्फा तो ये, तो tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा देखो A1 के साथ है, तो लिखेंगे क्या फॉर्मूले में, A2, ध्यान होगा। तो यहां हो जाएगा 4 साइन ऑफ 150 बाई 3 प्लस 4 कॉस 150। इसको सॉल्व करके कुछ ना कुछ आएगा, यहां से हम लोग अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहां से AR मिल गया और यहां से अल्फा मिल गया, तो हेंस इक्वेशन क्या लिखेंगे बाबू, x इज इक्वल टू AR, हम पुट नहीं कर रहे क्योंकि पुट करेंगे तो ज्यादा बड़ा वैल्यू है, बेकार वैल्यू है, हम डायरेक्ट इसी फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना। तो AR साइन ऑफ छोटा फेज प्लस अल्फा, तो छोटा फेज ओमेगा टी प्लस 60, तो ओमेगा टी प्लस 60 और प्लस अल्फा, अल्फा मतलब क्या, अल्फा मतलब अल्फा रहने दो, अल्फा मतलब अल्फा रहने दो, है ना। AR के जगह पर ये आ जाएगा और अल्फा के जगह पर tan इनवर्स जो भी आएगा, tan इनवर्स जो भी आएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से लिखना है अपने को, इस तरह से लिखना है। और देखो बाबू एक दो क्वेश्चन और करते हैं, जैसे देखो मान लो ऐसा है एग्जाम्पल, देखो ऐसा एक सिंपल सा क्वेश्चन और करते हैं बाबू। सपोज हम लोगों को इस तरह से दिया गया x इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस 30 ऐसा, और प्लस 5 कॉस ओमेगा टी, 5 कॉस ओमेगा टी, ऐसा है बाबू, इस तरह का। तो यहां पर देखो बाबू, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक साइन में है दूसरा कॉस में है, तो कॉस को साइन में बदलेंगे। तो यहां से x इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस 30, ये तो रहेगा, प्लस 5 ये जो कॉस है साइन में बदलने के लिए क्या करेंगे, साइन 90 जोड़ दें, क्या 90 जोड़ने से काम चलेगा बाबू, बिल्कुल चलेगा। 90 प्लस ओमेगा टी, साइन 90 प्लस ओमेगा टी को कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं, तो कॉस ओमेगा टी को साइन 90 प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो बाबू, ये छोटा फेज और ये बड़ा फेज, वो छोटा फेज और ये बड़ा फेज, तो यहाँ पे दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना आएगा, 60 डिग्री, है कि नहीं। और ये हो गया A1, तो यहां से क्या करेंगे बाबू, A1 का वैल्यू 5, A1 का वैल्यू 5 और A2 का वैल्यू भी 5 और एंगल कितना 60, मतलब ऐसा हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 5 और ये कितना 60 डिग्री, और रिजल्टेंट यहां चला जाएगा, ये पूरा एंगल कितना 60 डिग्री, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये एंगल कितना होगा बाबू 30। तो अल्फा तो मिल गया 30, अल्फा कितना मिल गया अपने को 30 डिग्री, अल्फा कितना मिल गया बाबू अपने को 30 डिग्री, ऐसा। अच्छा, और ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा, √5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2AB मतलब 50 और इंटू कॉस 60 का मतलब 1/2, तो ये 25, तो 25 बाहर आएगा 5 और √3, तो हेंस इक्वेशन क्या बनेगा बाबू, x इज इक्वल टू 5√3 साइन ऑफ छोटा फेज प्लस अल्फा, छोटा फेज है कितना ओमेगा टी प्लस 30, तो ओमेगा टी प्लस 30 और अल्फा भी कितना है 30, तो प्लस 30, ये हो जाएगा अपने को, ये मिल जाएगा बाबू, है ना। इसे नोट करें, वीडियो पॉज करें और नोट करें बाबू। हाँ बाबू ध्यान दें, एक और ये एग्जांपल करने जा रहे हैं, है ना, इसे भी देखो। x इज इक्वल टू इतना दे दिया बाबू, ये भी एक SHM, ये भी एक SHM, लेकिन यहाँ बीच में माइनस बैठा हुआ है, दोनों साइन होना चाहिए वो तो है, लेकिन यहाँ माइनस बैठा हुआ है बाबू, तो पहले तो इसे प्लस बनाना पड़ेगा, तो 4
साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 4, 180 अगर इसमें जोड़ दे तो प्लस में बन जाएगा, तो साइन 180 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 180 प्लस 60 240, कितना हो जाएगा बाबू 240, तो ओमेगा टी प्लस 240 ऐसा हो जाएगा। तो ये है छोटा फेज और ये हो गया बड़ा फेज, तो ये हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा A2 और फाइनल कितना हो जाएगा बाबू 240 माइनस 30 मतलब 210 डिग्री। तो अगर हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो ये हो गया A1, क्या हो गया बाबू A1, यहाँ देखो ये हो गया A1 जिसका वैल्यू 4 और जो A2 है वो 210 डिग्री पे बनेगा, तो 210 का मतलब किधर 210 घूमेंगे, 210 घूमेगा मतलब यहाँ कहीं आ जाएगा, ये हो गया A2 इक्वल टू 4, ये कितना हो जाएगा 210 ऐसा, ये एंगल कितना होगा बाबू 30 डिग्री है कि नहीं 30 डिग्री। अच्छा अब यहाँ देखो इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बाबू रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के लिए एक तो हम लोग वो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर उससे भी काम कर सकते हैं और उससे भी क्या उसी से काम करेंगे, और एक कंपोनेंट ब्रेक करके भी काम किया जा सकता है। तो चलो एक कंपोनेंट ब्रेक करके भी काम किया जाएगा। जैसे देखो ये जो 4 है अगर इसके कंपोनेंट की बात करें तो ये वाला कंपोनेंट कितना मिलेगा बाबू, ये कंपोनेंट कितना मिल जाएगा बाबू, ये 4 और ये 30, तो यहाँ 4 cos 30, ये मिलेगा 4 cos 30 और ये मिलेगा 4 sin 30 ऐसा। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2√3 2√3। अच्छा ये जो 2√3 है वो 4 से क्या होगा बाबू छोटा, क्या होगा छोटा, ये 4 है और ये 4 से छोटा आएगा, मतलब नेट रिजल्टेंट इधर आएगा। तो अगर हमें इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना मतलब इन तीनों का फाइंड कर लेंगे, तो इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा बाबू 4 और ये 2√3 है, तो इधर हो जाएगा 4 माइनस 2√3 और इधर तो जितना है वो रहेगा, कितना हो गया 2 हो गया है कि नहीं, कितना हो गया 2 हो गया। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे तो इधर आएगा रिजल्टेंट बाबू, इधर आ जाएगा। देखो ये सब वेक्टर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वेक्टर जिनको अच्छे से आता है उनको ये सब में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अच्छा ये मान लिया हमने अल्फा, अब ध्यान से देखते रहो बाबू ध्यान से, यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, आप इसे ब्रेक भी कर सकते हो है ना, चलो ब्रेक करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 3 12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी का मतलब कितना हो जाएगा बाबू माइनस, क्योंकि माइनस था इसलिए माइनस, तो माइनस 2 ए बी का मतलब 4 इंटू 2 8 और ये √3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी इसका हुआ है प्लस 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, तो अंडर रूट एक्स कंपोनेंट प्लस एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 16 और 4 20, 20 और 12 32, 32 माइनस 16√3, ये हो गया एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और जहां तक सवाल है tan अल्फा का, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर मतलब ये दैट मीन्स 2 और बेस मतलब 4 माइनस 2√3, तो अल्फा कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ दिस। तो हेंस इक्वेशन क्या लिखेगा बाबू, x इज इक्वल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मतलब ये अंडर रूट 32 माइनस 16√3 इनटू साइन ऑफ छोटा फेज कौन है ओमेगा टी प्लस 30, ओमेगा टी प्लस 30। अब बताओ प्लस अल्फा बाबू, प्लस अल्फा लिखेंगे है ना, प्लस अल्फा नहीं लिखेंगे। यहाँ देखो अल्फा जो है वो इधर बना है उल्टा डायरेक्शन में,
अल्फा ऊपर से नहीं बना रहा, अल्फा नीचे बना रहा है कि नहीं? तो माइनस अल्फा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माइनस अल्फा, अल्फा मतलब tan इनवर्स ऑफ 2/4 माइनस 2√3, 2/4 माइनस 2√3, ये होगा इक्वेशन, ये होगा रिजल्टेंट एसएचएम का इक्वेशन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा बाबू कि आखिर हमें किस तरह से काम करना है। जो भी वैरायटी हो सकते थे वो वैरायटी हमने आपको कॉम्बिनेशन में कराया। तो ये जो अभी तक हम लोग का पार्ट देख रहे थे बाबू, ये सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट था जो कि सेम डायरेक्शन में था। क्या था? सेम डायरेक्शन में। एक ऐसा भी होता है कि मान लो एक फोर्स एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, दूसरा वाई डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, तो उसका रिजल्टेंट एसएचएम किस तरह से आएगा, रिजल्टेंट इक्वेशन किस तरह से आएगा, रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा, है ना? तो वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे बाबू, है ना? ये काफ़ी ऐसे भी देखो 45 मिनट से ऊपर जा रहा है, तो वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये आज इतना ही, ठीक है? थैंक यू।